है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय वित्त आयोग की हुई बैठक। वित्त आयोग के अध्यक्ष बैठक में रहे मौजूद। सीएम साय भी बैठक में हुए शामिल। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी। वित्त आयोग के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल हुए, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो रायपुर से यह जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हुई है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो यह जानकारी रायपुर से केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक संपन्न हो गई और सीएम विष्णुदेव साय जो है बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। तो रायपुर से यह जानकारी। और खबर रायपुर से है, जहां 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघटिया 4 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उनके साथ आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा भी आए हैं। दल का स्वागत वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने किया। वित्त आयोग के साथ पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। 16वें वित्त आयोग का पूरा पैनल अध्यक्ष पनघटिया साहब के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है आज, और कल उनके समक्ष छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। वित्त मंत्री के रूप में मैं प्रेजेंट करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ बैठेगा और वो अलग अलग पीयर जो पंचायती राज संस्थान है उनके प्रतिनिधियों से, यूएलबी के प्रतिनिधियों से अलग अलग इंटरेक्शन वो अपने स्तर पर करते हैं, वो सब होंगे। तो बस्तर के दौरे पर भी यह टीम जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए, 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय भी हुआ और इन विषयों पर, कई सारे विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी की गई। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी रायपुर में हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के साथ साथ नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जीत को लेकर मनोहर लाल समेत वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी जिले से ब्लॉक स्तर से करीब 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सबको धन्यवाद भी दिया गया। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपनी 5 साल की सरकार में सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। कांग्रेस की सरकार, उसने 5 साल में खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अभी तो 6 ही महीने हुए हैं। परत दर परत आप देखेंगे कि चाहे शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो गौठान का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल खाली घोटालेबाजी का काम किया। दूसरा, तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। रायपुर से यह खबर।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई, जहां सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई है जिसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नेतृत्व किया है। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई, बातचीत हुई? जी, आपको बता दूं कि कल जो है यहाँ पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में लोग उपचुनाव होने हैं एक सीट को लेकर। दक्षिण विधानसभा सीट राजधानी की सीट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। ये शुरू से जो है करीब 8 बार जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो इस समय सांसद हो चुके, सांसद का चुनाव लड़े थे और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जीतकर सांसद बने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है, जिसको लेकर बड़ी बैठक हुई और साथ ही साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर जो है ये बैठक हुई। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री है, उनके नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें करीब 1500 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया कि जो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इतने अच्छे परफॉर्मेंस से बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीती है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, उनको धन्यवाद किया गया। और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर ने सभी कार्यकर्ताओं को इस बार ये अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ से क्या पूरे देश में जो है बीजेपी की सरकार हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, सब जगह बीजेपी ही दिखनी चाहिए। तो सीधा माना जा सकता है कि कार्य समिति की ये जो बड़ी बैठक हुई है, ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर हुआ है बैठक और ये लोकसभा विधानसभा मनोज, हमने इस दौरान देखा जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, कह रहे कि कांग्रेस ने सिर्फ जो है प्रदेश को लूटा है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष भी लगातार जो है विपक्ष की करारी हार हुई है छत्तीसगढ़ में, तो इसको लेकर विपक्ष भी अपने समीक्षा बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चल रहा है लगातार और हर रोज बैठक हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं कि किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा भी बचाई जाए, जो पहले यहाँ पूर्व में सरकार कांग्रेस की रहती, भरपूर बहुमत से सरकार कांग्रेस की, तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी की प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी है कि 8 बार जो उपचुनाव जहां से दक्षिण विधानसभा से वहां 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल रह चुके हैं और कभी वो सीट बीजेपी ने यहाँ से हारी नहीं है। और साथ ही साथ नगरीय निकाय का चुनाव भी संपन्न होना है, पंचायत का चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की खासियत रही है कि बीजेपी हर समय चुनाव की तैयारी में जुटी रहती है, शुरू से लेकर लास्ट तक। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही शहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में किए गए चुनाव पूर्व परिसीमन में अनियमितताओं की गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई प्रक्रियाओं में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में विसंगतियां पाई गई, जिसके पुख्ता सबूत भी मिले। वहीं भाजपा नेता आलोक दुबे ने कांग्रेस के आपका खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस निगम चुनाव में हार देखते हुए अनर्गल आरोप लगा रही है। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव के लिए आज प्रशासन ने नया परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया है। इसको लेके कांग्रेस के हमारे मित्र जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। परिसीमन निर्वाचन आयोग के संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग, उसके आदेश के तहत हो रहा है और 2019 में जो परिसीमन हुआ था उसमें मतदाताओं की संख्या को लेकर बहुत विसंगति थी। उदाहरण के लिए देवीगंज वार्ड है जो, उसमें 1800 मतदाता थे और मदर टेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में परिसीमन का प्रस्ताव आज रखा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारे वार्डों में जो मतदाताओं की एक औसत संख्या है जो 2600 के आसपास है। अब हमारे कांग्रेस के मित्र किस मुंह से कहेंगे? 2019 में पूरे शहर, पूरे अधिकारियों को मालूम है कि कांग्रेस का परिसीमन कहां पे हुआ नगर निगम का। तपस्या और कोठी घर में बैठ के यही कांग्रेस के पदाधिकारी शासकीय अधिकारियों पे दबाव डालकर और परिसीमन को नया रूप दिए थे। अंबिकापुर नगर निगम। और बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां पटवारियों की हड़ताल जारी है। दरअसल पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार के पहले दौर की बातचीत विफल रही है। हालांकि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों का रुख काफी सकारात्मक रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी है। पटवारियों की हड़ताल से कामकाज पर भी काफी असर पड़ रहा है। संसाधन नहीं है कोई पटवारी में, आवास भी कार्यालय नहीं है हम लोग पास में, और यही तो हमारी मांगे हैं जनता उसको कहाँ बिठावे, कैसे करें। जाते समय पहले पटवारी जब नौकरी करता है सबसे पहले कार्यालय व्यवस्था करता है, संसाधन अपने से चुकाता है, बच्चों का लैपटॉप लेके जाता है या कहीं जुगाड़ करता है। नहीं है कोई किसी बात प्रेस इंटरव्यू करेगा, लेकिन काम तो शासन करना पड़ता है। और भूमिया है, पैसा लिस्ट बनाया गया है, इसके बाद प्रोसीडिंग में कुछ नहीं, कभी वर्षन चेंज कर दिया जाता है। हम लोग पुराने जमाने पटवारी 36 का जमाना था, तब तो पटवारी 38 साल नौकरी हो गई और हम लोग कंप्यूटर कभी समझ भी नहीं पाते थे कंप्यूटर। तो 3 दिनों से पटवारियों की जो हड़ताल है वो जारी है। हालांकि बात करें तो सरकार से जो है पहले दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। और लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए। मनोज, पटवारियों की जो हड़ताल है पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है, अपने 32 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी आपको बता दूं कि पटवारी संघ 3 दिनों से यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करके बैठा हुआ है और उनकी 32 सूत्री मांग है उसमें, और उनकी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो लोग काम करते हैं उनको सामान उपलब्ध होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो ये जायज मांग भी मानी जा सकती है। अब ऐसे में सरकार के उनके प्रतिनिधि से अभी इनका पटवारी संघ का प्रतिनिधि मंडल जो है परसों बात किया। हमने भी जो उनके पटवारियों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि हमारे लोग बात नहीं बन पाई, सरकार के जो प्रतिनिधि राजस्व सचिव थे उनसे बात की गई लेकिन बात नहीं बन पाई। तो ऐसे में पटवारियों का कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। हमारी मांग बिल्कुल हर तरह से जायज है। हम लोगों को सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकि आज के जमाने में एक तरफ सरकार कहती है कि इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से हर काम होना है। तो ऐसे में वो लोग का भी पटवारियों की तरफ से बड़ा आरोप है कि सरकार उनको इंटरनेट उपलब्ध नहीं करा रही है, सरकारी कार्यालय उपलब्ध नहीं करा रही है, उनको कहीं आने जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं, और स्टेशनरी के सामान सरकार की तरफ से। तो ये छोटी मोटी उनकी मांगे हैं जो सरकार की तरफ से उनकी मांग की गई है, और उनका कहना है कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हम लोग जब तक हमारी लोग की मांगों, लेकिन मनोज, पहले दौर की जो बातचीत हुई है उसमें क्या बातचीत हुई? क्योंकि लगातार पहले दौर में ये कहा जा रहा है कि बातचीत तो हुई लेकिन सफलता नहीं मिली, मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके चलते अभी भी जो पटवारी है वो हड़ताल पर है। जी बिल्कुल जी, उनके प्रतिनिधित्व मंडल राजस्व सचिव से मुलाकात किया था। राजस्व सचिव से अपनी मांगों को लेकर बात की गई कि उनकी तरफ से, लेकिन राजस्व सचिव के द्वारा जो है बात नहीं बन पाई उन लोगों की। उनका कहना यही है, और उन लोगों का ये भी कहना है कि हमारी मांगे कोई बड़ी मांग नहीं है, हम लोगों की मांग बिल्कुल जायज है। जो हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को कार्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। हम लोग अपने खर्चे से कार्यालय लेकर जो है काम चला रहे हैं, स्टेशनरी का सामान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब देखा जाए तो ये तो छोटी मोटी इन लोगों की मांगे हैं जो सरकार की तरफ से देना चाहिए। अब स्टेशनरी के सामान में आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे सारे काम होते हैं, और सबसे बड़ी मांग इन लोगों की है भुइयां ऐप की। भुइयां ऐप का मामला इनका लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। और भुइयां ऐप को ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार दुरुस्त करे, कोई भी हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोगों की आईडी पासवर्ड के बिना ही कोई जमीनी का निस्तारण कर देता है, जमीनों के नाम पे फर्जीवाड़ा आजकल बहुत हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम आरोप पटवारियों पर लगता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा भी आए दिन होता रहता है। तो ये सब बातें, तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।
तो सरकार के पहले दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बढ़ते आगे खबर रायपुर से है, जहां एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षकों का 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा। एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्राची पांडे अतिथि शिक्षक अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। उम्मीद है और अभी भी 100% विश्वास है कि भाजपा सरकार हमें हारने नहीं देगी और उनसे हाथ जोड़ के हम सभी अतिथि शिक्षकों का निवेदन है कि हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम आपका पक्ष चाह रहे हैं और आपका सहयोग चाह रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। और आपके ही बच्चे हैं और हमको रोड पे मत रहने दीजिए। हमको छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे आज बेघर हैं, तो हमको सर रोड से और खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर जारी चर्चाओं के बीच यह तो तय हो गया है कि प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर कई बदलाव होंगे। कुछ नए महामंत्री बनेंगे तो कुछ नए जिला और ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। वहीं मोर्चा और प्रकोष्ठ में भी बदलाव होगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने जाने जैसी खबर पर फिलहाल जो है विराम लग गया है। दीपक बैज ही रहेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। बढ़ते आगे खबर जगदलपुर से, जहां जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के बीचों बीच एक सोने घर में डबल मर्डर हुआ, जिसमें मां और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्याकांड की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं बस्तर एसपी ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। यह घटना धर्मपुरा रोड अनुपमा चौक के पास की बताई जा रही है। और एक बार फिर से मनोज की ओर रुख करते हैं। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? डबल मर्डर को लेकर जो है जानकारी सामने आ रही है, साथ ही एक घायल भी बताया जा रहा है। जी जो ये जगदलपुर बस्तर का एक जिला है और वहाँ पर एक ये घटना हुई है और बहुत ही हृदय विदारक घटना इसको कहा जा सकता है। और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये घटना जो है शहर के बीचों बीच हुई है। आपको बता दें कि ये गायत्री गुप्ता नाम की एक महिला थी जो अपनी जीविका, जो उसके 2 बच्चे थे, वो अपनी जीविका छोटी मोटी दुकान करके चलाती थी। और ये भी जानकारी मिली कि उसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती थी, जो छोटी सी दुकान महिला जो अपना परिवार की जीविका चलाने के लिए करती थी। ऐसे में उसके 2 बच्चों के साथ वो एक शादी कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ से लौटी और घर पे सोई। ये लोग सोए हुए थे। रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा इसके घर में घुसकर ये हत्या का प्रयास किया गया और जिसमें इसके बड़े बेटे की और खुद गायत्री गुप्ता की मौत हो गई और एक जो छोटा बेटा था वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया है। पुलिस गंभीरता से इसकी जांच भी कर रही है, लेकिन ये घटना जिसने भी सुना सबका हृदय एकदम पिघल गया कि ऐसी घटना, और उसकी स्थिति इस तरह की नहीं थी कि उसके परिवार को खत्म करने के लिए कोई बड़ी दुश्मनी सामने निकल कर आई है। जो भी इस घटना को सुना सबका दिल दहल गया। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं मुंगेरी जिला अग्निवीर में नियुक्त मुंगेली का जवान बीते 2 महीने से रहस्यमयी तरीके से लापता है। परिजन उसकी तलाश के लिए लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। युवक के परिजनों ने जयपुर के अधिकारियों से संपर्क किया, तब पता चला कि वह सेंटर से दीवार फांदकर भाग गया है और उसकी फाइल नासिक भेज दी गई है और इसलिए वह नासिक में संपर्क करे। लेकिन अब तक युवक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसके चलते परिवार के लोग जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेने की बात कही।
बढ़ते आगे, कोरबा जिले में कत्ल का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पहले तो कातिल ने युवक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके बाद शरीर के टुकड़ों को पिट्ठू बैग और बोरियों में भरकर डैम में फेंक दिया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डैम में छानबीन की तो मृतक का सिर मिला, बाकी शरीर गायब है। पुलिस को डैम से आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित कुछ दस्तावेज भी मिले, जिससे मृतक के झारखंड निवासी होने का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि परिजनों के आने पर ही पुष्टि होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के पास के क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसी बीच इलाज के दौरान डायरिया पीड़ित युवती की मौत की खबर भी सामने आई है। कोई गलती नहीं निकलती है तो उस वजह से वो जांच बंद हो जाती है या उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती होगी, जैसा मेरा अनुमान है। ये तो उनका और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।